और चक्रवाती तूफान ताउते देर रात गुजरात से टकराया, जिसके बाद वहां जोरदार बारिश होने लगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। सोमवार देर रात चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के तटवर्ती इलाकों से टकरा गया। हालांकि इस तूफान के गुजरात पहुंचने से पहले ही राज्य प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली थी। चक्रवात ताउते के मद्देनजर गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें यहां तैनात कर दी गयी थी। लोगों से अपील है कि वो या तो अपने किसी अगर उनके कोई और पक्के घर हैं जो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है वहाँ शिफ्ट हो जाए, या जो सरकार की तरफ से 6 शेल्टर कैंप शुरू किए गए हैं वो वहाँ पे इमीडिएटली। गुजरात में तूफान के पहुंचने से पहले ही वहां के मौसम में बदलाव शुरू हो गया था। ये राजधानी गांधीनगर की तस्वीरें हैं, जहां तूफान के आने से पहले ही तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश भी हुई। इससे पहले सोमवार को ताउते महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों से टकराया, जहां भारी बारिश के साथ काफी तेज रफ्तार से हवाएं भी चली। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 राज्यों के अधिकारियों के साथ बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के घातक असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों का दौर जारी है। आज पीएम मोदी 9 राज्यों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सोमवार को प्रधानमंत्री ने फंगल इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टरों से चर्चा की। चर्चा में पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टरों को म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने में अतिरिक्त प्रयास की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि चाहे जाँच करना हो या दवा की आपूर्ति करनी हो या नए ढांचे बनाए जाने हो, सभी काम तेजी से किए जाए। प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में देश के विभिन्न इलाकों के चिकित्सक मौजूद रहे, जिसमें पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के चिकित्सक भी मौजूद थे। डॉक्टरों के समूह से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घरों में कोविड-19 मरीजों का इलाज एसओपी आधारित होना चाहिए। पीएम मोदी ने भी कहा कि टेलीमेडिसिन का देश के सभी तहसील जिलों तक विस्तारित करना जरूरी है। और देश में कोरोना के मामलों की संख्या अब 3 लाख के नीचे चली गई है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार पिछले 24 घंटे में कुछ धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,81,386 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,106 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,78,741 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,49,65,463 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,11,74,076 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,16,997 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 2,74,390 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 18,29,26,460 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इस बीच एम्स और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की लिस्ट से हटा दिया गया है। कोरोना की वैक्सीन लेने वालों में ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार वैक्सीनेशन के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस बीच वैक्सीन लगवाने वालों में कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखे जा रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत से लेकर अब तक 23,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें वैक्सीन लेने वालों में प्रतिकूल घटनाओं की शिकायत आई है। ये मामले देश के 684 जिलों से हैं, जिनमें से 700 मामले सीरियस और सीवियर हैं। AEFI की जांच में 26 मामले ब्लड क्लॉटिंग के थे, यानी प्रति 10 लाख लोगों में ये 0.61% मामले हैं। ये सभी मामले कोविशील्ड टीके देने के बाद सामने आए हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ वैक्सीन लेने वाले, खासकर कोविशील्ड लेने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि टीका लेने के 20 दिन तक AEFI की शिकायत आ सकती है, और अगर शिकायत आए तो जहां टीका लिया है वहां संपर्क करें। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 5,000 से कम रही। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4,524 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 340 मरीजों की कोरोना से मौत हुई।
वहीं पिछले 24 घंटे में 10,918 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 13,98,391 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,20,496 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 56,049 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 21,846 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 53,756 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,83,42,482 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामलों में आई तेजी के बाद इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की भी किल्लत होने लगी। दिल्ली में कोरोना के मामलों के बीच ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ही इसके लिए लाइफोसोमल एम्फोटेरेसिन बी की भी किल्लत होने लगी है। ब्लैक फंगस के कहर से मरीजों को बचाने वाली ये दवा एम्स के पास मौजूद सभी मेडिकल स्टोरों और आरएमएल अस्पताल के बाहर मौजूद सभी मेडिकल स्टोर्स पर नहीं थी और ये किल्लत पिछले एक हफ्ते से जारी है। जो अब ऐसे ही सेम ये एंटी फंगल इंजेक्शन के साथ हो रहा है कि जैसे जैसे एंटी फंगल इंजेक्शन ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है लोगों को, तो इसकी स्कैरसिटी होती जा रही है मार्केट में, आराम से मिल नहीं रहा है, लोग फिर से स्टॉक कर रहे हैं इन सब चीजों को। कई दवा विक्रेताओं का कहना था कि अचानक दवा की मांग बढ़ जाने से उसकी सप्लाई में कमी आई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्टेज है, अवेलेबल हो रहा है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। हर पेशेंट को लिखे जा रहे हैं डॉक्टर, जिसकी वजह से सबको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और महाराष्ट्र में भी कोरोना के 30,000 से भी कम नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 26,616 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 516 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,211 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 54,05,068 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 48,74,582 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,45,495 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 82,486 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1,232 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 48 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,89,062 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में 14,272 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज से चमोली के भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। 1 मिनट में ये पूरी खबर देखिए। उत्तराखंड के चमोली में आज से भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए। इसे लेकर देव स्थानम बोर्ड ने सोमवार को ही पूरी तैयारी कर ली थी। सोमवार को बद्रीनाथ मंदिर को गेंदों के फूल से सजाया गया। इसके लिए 8 क्विंटल से भी ज्यादा फूल इस्तेमाल किए गए। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेगा और मंदिर के अंदर भी केवल सदस्यों को ही मौजूद रहने की इजाजत होगी। नगर पंचायत बद्रीनाथ के अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत के माध्यम से जहां भी बर्फ गिरी थी या सड़कें खराब हो गई थी, उन सबको सुधार कर दुरुस्त कर दिया गया है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई है। जो हमारे रास्ते क्षतिग्रस्त थे उनको हमने सही किया है। सोमवार को नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। सोमवार को नारदा स्टिंग मामले में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस मामले में पहले तो सीबीआई ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी समेत विधायक मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को सीबीआई कोर्ट में पेश किया, मगर गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद चारों टीएमसी नेताओं को जमानत मिल गई। इस बीच सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया। इस विरोध प्रदर्शन के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई टीम हाईकोर्ट पहुंच गई और जमानत के फैसले के खिलाफ अपील की। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए
सीबीआई कोर्ट के जमानत के फैसले पर स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मंत्री फिरहाद हकीम की बेटी सबा हकीम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे साजिश बताया और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल न जीत पाने वाली बीजेपी अब लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। आज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने कोर्ट से अपील की है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए उन पर कई जांच शुरू कर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उनके इन मामलों की जांच राज्य से बाहर हो। आज जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की पीठ परमबीर सिंह की इस याचिका पर सुनवाई करेगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर 100 करोड़ की उगाही करने का दबाव बनाया था। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पहले ही सीबीआई जांच जारी है। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामले में फरार पूर्व ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर 1 लाख का नकद इनाम देने की घोषणा कर दी है। साथ ही सुशील के साथ फरार चल रहे एक और आरोपी अजय की खबर देने वाले पर 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। बीते हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद छत्रसाल स्टेडियम विवाद के सिलसिले में सुशील कुमार और 6 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मारपीट में शामिल पीड़िता के बयान पुलिस पहले ही दर्ज करा चुकी है। शहर के उत्तरी हिस्से में छत्रसाल स्टेडियम में मंगलवार की रात अन्य पहलवानों ने मृतक पहलवान और उनके 2 दोस्तों के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की। ये मारपीट मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट खाली कराने को लेकर हुई थी, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सुशील कुमार झड़प के समय मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक मारपीट में कुमार, अजय, प्रिंस दलाल, सोनू, सागर, अमित और अन्य शामिल थे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मास्क न पहनने को लेकर महिला पुलिसकर्मी और एक महिला के बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस और महिला के बीच हो रही इस हाथापाई का वीडियो मध्य प्रदेश के सागर जिले का है। मास्क न पहनने को लेकर इस झगड़े में एक मां और बेटी की महिला पुलिसकर्मी के साथ जमकर हाथापाई हुई। इस वीडियो में महिला पुलिसकर्मी बेटी की मां के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में बेटी अपनी मां को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम ही साबित होती है। साथ में मौजूद पुलिस वाले भी बेटी को एक ओर ढकेल देते हैं। मां के साथ मारपीट करने के बाद पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में ले लिया और शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ साथ गाइडलाइन उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया है। महिला पुलिसकर्मी के इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो जिले में वायरल हो रहा है। वो ड्यूटी पर अपना कार्य कर रही थी, जो उस कार्य को करने के दौरान 2 महिलाएं वहां पर आई और उन्होंने उनके साथ मारपीट और शासकीय ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर इस वक्त लोगों पर जमकर बरस रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी कोरोना की दूसरी कहर बरपा रही है। हालात ये हो गए हैं कि नेपाल सरकार ने पर्वतारोहियों से ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लाने की अपील की है, ताकि कोरोना से ग्रसित रोगियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल नेपाल में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। शनिवार को नेपाल में 8,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। नेपाल में अब तक 4,47,407 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक कुल 4,856 मरीजों की मौत हो चुकी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कई निजी और सामुदायिक अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी के कारण और मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया है, जबकि दूसरी ओर मरीजों के संबंधी ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइनों में खड़े दिखाई देते हैं। अस्पताल के बिस्तर भी मरीजों से भरे हुए हैं। अस्पताल के बाहर कई परिजन मरीजों के साथ अपनी बारी आने का इंतजार करते दिख रहे हैं।
सऊदी अरब में कोविड बैन खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोगों की भीड़ अचानक से बढ़ गई। सऊदी अरब में कुछ इस तरह कोविड-19 ट्रैवल बैन खत्म होने पर लोगों का स्वागत किया जा रहा है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के बीच पिछले साल मार्च से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से रोक हटा ली है। नागरिकों के विदेश जाने पर लगी रोक हटने के बाद रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री फिर से दिखने लगे हैं। हालांकि सिर्फ उन्हीं लोगों को विदेश यात्रा जाने की छूट दी गई है जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हों या फिर जिन्होंने 2 हफ्ते पहले वैक्सीन की पहली डोज ली हो। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी विदेश यात्रा की छूट दी गई है। इसके साथ ही उसने अपने जमीन और समुद्र के बॉर्डर भी खोल दिए हैं। साथ ही दूसरे देशों को सऊदी अरब आने की इजाजत भी दे दी गई है। सऊदी अरब 20 मई से आने वाले यात्रियों पर संस्थागत क्वारंटीन को लागू करेगा। हवाई यात्रा कर सऊदी अरब आने वाले उन विदेशी नागरिकों को अब क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। ब्राजील में अमेज़न इलाके में हजारों परिवार बाढ़ के कारण घर से बेघर हो गए। हर तरफ पानी ही पानी, पानी में डूबी सड़कें, घरों में घुसा पानी, पानी के बीच तैरती जिंदगी। तस्वीरें ब्राजील की हैं। यहाँ के अमेज़न इलाके में हजारों परिवार बाढ़ से बेबस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। अनामा कस्बे में तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सोलिमोज नदी ने उनकी मुश्किलों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है। स्थानीय लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भी उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि ये काफी नहीं है। देश में आई बाढ़ से अब तक करीब 3,50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.